Hello everyone, it's Ramesh Thakur and you are watching me on my YouTube channel Physics is Easy at the rate Ramesh Thakur। कैसे हैं आप सभी? बहुत सारे वीडियो में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डाल चुका हूं। आज हम कोशिश करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, हाउ टू डेवलप योर रीजनिंग एबिलिटी बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, उसका डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन समटाइम्स इट नीड्स जस्टिफिकेशन। आपको उसका रीजन पता होना चाहिए। रीजन के लिए आपको कई बार फॉर्मूला पता होना चाहिए कि विदाउट फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन डायमेंशंस कहा जाता है तो अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो द बेसिक फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, मैथमेटिकल फॉर्मूला, without that you can't get unit as well as dimensions of that physical quantity। तो टुडे मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक बना रखा है। हर चैप्टर से इसमें एक दो दो क्वेश्चन उठा रखे हैं मैंने। वी विल डिस्कस इन डिटेल, हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस टेक ए क्वेश्चन कि टू आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। देयर आर टू चार्जेस आर held certain distance apart in vacuum or in free space and they are repelling each other with a force F। आगे कह रहा है कि if a glass plate या slab is introduced between the charges, उन चार्जेस के बीच में एक ग्लास स्लैब रख दी जाए। If a glass slab is introduced between the charges, then what will happen to the force? If the force changes to force पहले F थी, जब हमने एक ग्लास स्लैब रखी, क्या रखी? ग्लास स्लैब रखी, तो द फोर्स चेंजेस टू F प्राइम। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन F एंड F प्राइम? जैसे आपके पास या तो F F प्राइम से कम होगा या F F प्राइम से ज्यादा होगा या F F प्राइम के बराबर होगा, ओके, या नन ऑफ दीज, मैं कुछ नहीं कह सकता, कांट से एनीथिंग। ये क्वेश्चन है आपको। अब इस क्वेश्चन का देखा जाए आसान सा आंसर है, बट एक लॉजिक भी है इसके पीछे। और लॉजिक की बात हम करते हैं, लॉजिक क्या इसके पीछे रह सकता है। देखो, अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है। दिस इज द फॉर्मूला कूलम्स लॉ के हिसाब से। इसको हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप देखो जो K की वैल्यू होती है, जो K है दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन कूलम्स लॉ। व्हाट इज दिस? और एक आता है कैपिटल के भी आता है, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हम इसको बोलते हैं स्मॉल के एंड कैपिटल के। अभी कहते हैं कि हम सीजी और एसआई सिस्टम में, बिकॉज कूलम्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड इन एसआई सिस्टम, इसमें एक्सप्रेस किया गया बेसिकली एसआई सिस्टम। अब हम दोनों सिस्टम की बात करें, अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो स्मॉल के की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई आपके पास कैपिटल के भी हो जाती है, देखा जाए, ठीक है। और के की वैल्यू देखो, इसमें वैक्यूम और सीजीएस में आपके पास है ना, सीजीएस सिस्टम में के इज इक्वल्स टू 1 बाई कैपिटल के वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बट इन एसआई सिस्टम इस के की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, एंड इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। स्मॉल के किसकी बात करें? सीजीएस और एसआई सिस्टम की बात करती जाए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वैक्यूम में कैपिटल के की वैल्यू 1 होती है, और बाकी किसी मीडियम में जो होती है इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे माइका की, अगर माइका होगा तो इसकी 4 होती है, आपके पास
ग्लास स्लैब की 6 होती है, आपके पास आपके जो वाटर ले लिया जाए तो उसकी 80 81 होती है, आपको दी होती है वैल्यूज, है ना, लाइक दैट। तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग वैल्यूज होती हैं इनकी। अब जब हम बात करें, अब देखो, अब ये क्या है यहाँ पे कि अगर हम सीजीएस और एसआई सिस्टम्स की बातें करें तो सीजीएस सिस्टम में जब चार्जेस, बिकॉज मैंने क्या लिखा, एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये फोर्स होती है वैक्यूम में, और मीडियम में चला जाए तो ये फोर्स हो जाती है, दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एंड आर स्क्वायर, ऐसे हो जाती है। बिकॉज जो एप्सिलॉन या एफ इन मीडियम इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। दिस इज परमिटिविटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, और दिस इज परमिटिविटी इन मीडियम। और एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और दैट इज इक्वल टू परमिटिविटी इन मीडियम टू वैक्यूम होती है, दैट्स व्हाई एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन की जगह मैंने एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख दिया, इसकी जस्टिफिकेशन आपको दे दी। दिस इज, अब देखो दोनों फोर्सेस की बात करें, अब देखो इसमें अगर मैं एफ इन वैक्यूम लिखूं और एफ इन मीडियम मैं कर दूं तो क्या बन जाएगा, देन हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन आर, खाली दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग 1/2, तो आपके पास इट मींस फोर्स रेशो ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम टू मीडियम, एंड दैट इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम इन वैक्यूम टू मीडियम, इसमें एसआई सिस्टम में। इसी की बात में अगर सीजीएस सिस्टम में करूं तो ये क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा एफ इन वैक्यूम, इसकी बात हो रही है सीजीएस सिस्टम में, देन इट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 एंड के आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू मैंने क्या लिखा, दैट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई के आर स्क्वायर, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और के की वैल्यू मीडियम के लिए फॉर वैक्यूम के लिए कैपिटल के की वैल्यू 1 होती है, और बाकी के लिए के ही रहेगी। तो क्या बना, अब मैं एफ इन मीडियम कर दूं, दैट इज इक्वल्स टू, अब क्या लिखूं, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, के आर स्क्वायर, और यहां लिखा तो ये बन गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सिंपली किसमें, वैक्यूम में ये और मीडियम में ये बना, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 4। फिर रेशो निकालूं तो क्या बन गया, एफ इन वैक्यूम टू एफ इन मीडियम, एंड दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन सीजीएस एसआई सिस्टम, force in vacuum to medium is equal to relative permittivity, and in CGS system the force of interaction between two charges in vacuum to medium is equal to capital K, that is, इसको इक्वेशन नंबर ए लिख लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर बी लिख लेता हूँ, और दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा जी, लेट अस टॉक दोनों को। इसका मतलब है देखो, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी क्या बना, एफ इन वैक्यूम डिवाइड बाई एफ इन मीडियम, दोनों में है, ये दोनों लेफ्ट बराबर राइट भी बराबर होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर एंड दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल के। इट मींस व्हाट वी कैन से, हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू मीडियम, इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, इसका मतलब है कि रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर न्यूमेरिकली इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड रिलेटिव परमिटिविटी, न्यूमेरिकली बोथ आर इक्वल। फर्क किसका था, सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। क्वेश्चन एक नंबर का है, लेकिन मैं जस्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, कितनी लंबी देनी पड़ेगी मुझे, दैट्स व्हाई समटाइम्स आंसर तो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनकी जस्टिफिकेशन के लिए हम तो कह सकते हैं इसको, लेकिन इसका मतलब है, अब क्या हुआ जी, अब आपके पास क्वेश्चन है कि क्या था कि टू चार्जेस आर प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम, और
free space, and force of interaction between them is F. And when a dielectric स्लैब इज इंट्रोड्यूस, बोला उसमें क्या है, ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी उनके बीच में, के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की, तो फोर्स को फोर्स एफ प्राइम होगी तो क्या बोलते हैं। अब देखो यहां से ये वाला लगेगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला लग रहा है, तो हमारे पास क्या है, इट मींस कि एफ इन वैक्यूम डिवाइड बाय एफ इन मीडियम एंड दैट इज इक्वल्स टू के। कहां गए हम, मीडियम में चले गए, तो एफ इन मीडियम इज इक्वल्स टू एफ इन वैक्यूम डिवाइड बाई के। इसका मतलब है कि एफ मीडियम में कितनी बताई थी, उसको बोला था इसने एफ प्राइम, और वैक्यूम में कहा था कितनी थी, एफ, और मीडियम में क्या थी, एफ प्राइम। अब आप अंदाजा लगा लो, जो एफ प्राइम थी, देख लो, एफ एफ प्राइम वैक्यूम से 1 के टाइम घट गई, डिवाइड किया है के से, और के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 4 6 8 10 कुछ भी, क्योंकि जैसे में माइका के लिए आपके पास 6 बताइए आपको, ठीक है जी, कैरोसिन के लिए 20 है, वाटर के लिए 80 81 है, तो अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच अलाउज द इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस टू पास थ्रू देम बट डू नॉट कंडक्ट एट ऑल, वो कंडक्ट नहीं करते। तो ये वाला देखो, इसका मतलब है कि डेफिनेटली जो होगी, जो नई फोर्स होगी वो पुरानी फोर्स का क्या हुआ, घट गई। इसका मतलब कि एफ प्राइम शुड बी लेस देन एफ, कम होनी चाहिए। डिक्रीज करेगी, कितने टाइम डिक्रीज करेगी, जितने उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर ये फोर्स पहले 100 थी, आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब 10 मान लिया 5 का रखा, तो कितनी होगी 20 एफ, ये 100 न्यूटन थी, अब ये 20 न्यूटन ही रह गए, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 की रखी। तो घटेगी फोर्स, कितनी घटेगी, जितने जितने उस फोर्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम मीडियम टू वैक्यूम जाए तो बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, देखो एफ इन वैक्यूम इज इक्वल टू के टाइम्स एफ इन मीडियम, तो मीडियम का के टाइम बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि जब दो चार्जेस को वैक्यूम से मीडियम रखें तो फोर्स घट जाती है, कितनी घटेगी, उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो आप सिंपली। और अगर मीडियम टू वैक्यूम जा रहे हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द जस्टिफिकेशन। आंसर देने के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन था, आंसर देने के लिए आप देख रहे हैं कितना टाइम मुझे लग गया। तो दैट्स वाई इस तरह से बहुत सारे और ऐसे क्वेश्चन आपको हो सकते हैं जो जिनका आंसर आपको देना है। अभी कह रहा है कि अगर चार्जेस को फोर्स है, force between two charges that is equals to q1 q2 divided by 4 pi epsilon naught r square। अब ये कह रहे हैं चार्जेस को डबल कर दिया, और चार्जेस को डबल कर दो, चार्जेस आर डबल्ड, मतलब q1 इज इक्वल्स टू 2 q1 कर दिया, q प्राइम, q2 प्राइम को 2 q2 कर दिया, हमने डबल कर दिया उसको। तो जो नई फोर्स होगी, और डिस्टेंस को कहते हैं कि उसको भी मैंने क्या कर दिया, उसको भी डबल कर दिया, r प्राइम को 2r कर दिया। If the charges are doubled and distance between them is also doubled, then what will happen to the new force? नई फोर्स क्या होगी, अब ये पहले फोर्स थी मान लेते हैं F, अब नई फोर्स मान लेते हैं F प्राइम है, दैट इज इक्वल्स टू Q1 Q2, K ही लिखते हैं, यहाँ K लिख लेते हैं, Q1 Q2 और मैंने K, और यहाँ पे R स्क्वायर, क्योंकि बाकी तो कोई फर्क नहीं है, R स्क्वायर। अब आपके पास F प्राइम में वैल्यू पुट की तो कितना आएगा, K 2 2 जा 4 4 Q1 Q2, इसको प्राइम लिखें सबको ही, क्योंकि वैल्यू लिख ली है प्राइम प्राइम प्राइम, तो डेट इज Q1 की फॉर्म में लिख लिए, डेट बाई R प्राइम का वैल्यू 2R का स्क्वायर, तो F प्राइम इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4 डिवाइड बाई नीचे भी 4 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, तो ये क्या था, ये तो F ही है, and is calculated that is equals to F. In this situation, F prime is equals to F. If charges are made doubled and distance between them is also doubled, then no change in the, because we are not changing the medium, we are keeping the charges in the same medium. In this situation, the charges are held in the same medium. What we did basically, the charges, each charge is doubled and distance between them is also doubled. The new force remain unchanged. 2 2 से
2 जा 4, 4 से 4 कट जाएगा, कोई नो चेंज। लेकिन अगर क्या करें, चार्जेस को डबल करें और डिस्टेंस इज आल्सो, अब डबल करें और डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, अब r/2 कर दिया जाए, तो r/2 करेंगे तो r/2 का 4, तो ये 4 था ही, तो 4 इंटू 4 16, तो ये 4 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 16f हो जाएगा, तो f प्राइम विल बी इक्वल्स टू 16f। सिचुएशन, इनके एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू द न्यूमेरिकल्स, हाउ वी कैन डू द ट्रिकी क्वेश्चंस, जिनमें कुछ हिच डाल दी जाए कि ये कर दिया जाए, पहले ये था हमने ये कर दिया तो क्या होने वाला है, उसमें डरने की जरूरत नहीं, जैसा बोला वैसे तुम करते जाओ। नई फोर्स थी, ये एफ थी, मैंने एफ प्राइम मान लिया, मैंने नए चार्ज को कुछ किया तो क्यू प्राइम, नए चार्ज ले, डिस्टेंस को चेंज किया तो नया डिस्टेंस ले लिया, आप नया फॉर्मूला नए उसके फॉर्म में लीजिए, और आप ऐसा कर सकते हैं आसानी के साथ। ओके, तो ये एग्जाम्पल था कि किस तरह से आप इनको कर सकते हैं क्वेश्चंस को, कोई ट्रिकी क्वेश्चन थे आपके पास जिसको अब आपसे पूछे कि एक क्वेश्चन था भी कि भाई व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल के की या स्मॉल के की। अब स्मॉल के की डायमेंशन यूनिट क्या होंगे, तो आप बोल सकते हैं बिकॉज एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 Y4 that is R square, A की निकालनी है तो that is equals to FR square divided by Q square ना, चार्ज लिख लिया Q1 Q2 चार्ज स्क्वायर। फोर्स की होती है K की निकालनी है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, फोर्स की होती है MLT-2, डिस्टेंस की होती है L स्क्वायर, चार्ज की होती है AT, A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है, ऊपर ले आ जाएंगे तो आपके पास ML3 T-4 E-2 are the dimensions of dielectric constant. It is not dielectric constant, but constant of proportionality in Coulomb's law. Constant of proportionality in Coulomb's law, ये dimensions हैं। यूनिट की बात करें, देखो यहाँ पे न्यूटन फोर्स का होता है, न्यूटन डिस्टेंस का होता है, मीटर स्क्वायर न्यूटन में चार्ज का होता है, कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, इस तरह से आपसे वैसे ही आपके F इज इक्वल टू Q1 Q2 Y4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर की, एप्सिलॉन नॉट की पूछें, परमिटिविटी मीडियम पूछे, वैक्यूम पूछे, दोनों की जैसी होगी, तो इसको उधर लाना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो उल्टा हो गया Q स्क्वायर डिवाइड बाई FR स्क्वायर बन जाएगा, उल्टा हो गया। देखो इसका की के और एप्सिलॉन की कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन कूलम्स लॉ, तो क्या चेंज लाना है M-1 L-3 T4 A स्क्वायर, ये डायमेंशन होगी, यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो जी व्हाट चेंज क्या लानी है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है हाउ टू डू द क्वेश्चंस, कैसे करने हैं, लेकिन हमें इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज करके ही हो सकते हैं ये क्वेश्चन, तो आपने करके करना है इनको, ऐसे नहीं हो सकते ये क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रीजनिंग, क्योंकि आप किसी भी टेस्ट में बैठेंगे, चाहे वो CUET का ही क्यों ना हो, कॉलेज में एडमिशन लेनी हो, तब भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज व्हाट आर द यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं जी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। Specific resistance or resistivity is the resistance offered by a conductor of length 1 meter and area of cross section 1 meter square. Because जो resistance होता है that is directly proportional length of the conductor, जितनी ज्यादा length होगी उतना resistance ज्यादा होता है, inversely proportional to area of cross section, जितना area ज्यादा होगा उतना resistance कम। इसका मतलब कि thick wire का resistance कम होता है और thin wire का ज्यादा होता है। इनको इकट्ठा करें तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, बिकॉज रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, एंड रो होता है दैट इज इक्वल टू RA/L। व्हाट आई टोल्ड यू, देखो व्हेन A is equals to 1 meter square and L is equals to 1 meter, then rho is equals to Y. In this situation, specific resistance or resistivity is equal to resistance offered by a conductor of length 1 meter and area of cross section 1 meter square.
ठीक है, देख लो। अगर हमें रो के चाहिए तो आपके पास है रेजिस्टेंस होता है V इज इक्वल टू आई आर। अब देखो V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज होती है वर्क अपॉन चार्ज, क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल, वोल्टेज क्या होती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग इन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल। ठीक है, when current is drawn into the circuit and current I flows through the circuit and V is the potential difference across its two terminals, then R is equals to work upon charge, work upon charge, वर्क अपॉन चार्ज और मल्टीप्लाइड बाई आई है ये, तो वर्क की होती है mL2T-2, चार्ज की होती है AT और करंट की होती है A, तो A स्क्वायर हो गया, दैट इज वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज की होती है AT और ये करंट है, करंट का होता है एम्पियर। तो R इज इक्वल टू डायमेंशन क्या बनी, mL2T-4A-1, ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन है जी, जैसे डायमेंशन रेजिस्टेंस। आपको किसकी चाहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पुट कर दो और इसके करेंगे तो R की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 1 में, तो क्या बना, तो रो की डायमेंशन चाहिए आपको, दैट इज इक्वल्स टू mL2T-4A-1 एंड L स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ L, L से कट गया तो क्या बना जी, mL3T-4A-1, इतना सा फर्क पड़ा, दैट इज रेजिस्टिविटी की और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डायमेंशन जानी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट की बात करें, रेजिस्टेंस का होता है ओहम, यूनिट की बात करें अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ओहम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर, तो मीटर से कट गया मीटर, दैट इज इक्वल्स टू ओहम मीटर। ओहम मीटर क्या है जी, ओहम मीटर इज द unit of specific resistance or resistivity, and you know resistivity or specific resistance do not depends upon the dimensions, it do not changes with the change of dimensions, but it changes with the change of temperature as well as the material। अगर हम कॉपर की वायर को एल्यूमिनियम की वायर से चेंज कर दें तो कॉपर और एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी, that's why it is independent of the dimensions but depends upon, that is, nature of the material used। ओके, तो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और आपके पास है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r, तो कंडक्टेंस की डायमेंशन यूनिट होगा, दैट इज ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओहम इनवर्स को हम साइमन बोल देते हैं, साइमन मीटर इनवर्स, और इसको मोह भी बोल देते हैं, मोह मीटर इनवर्स। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के 3 यूनिट हैं जी, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स भी सही है, साइमन मीटर इनवर्स, बिकॉज ओहम इनवर्स को ही हम साइमन बोलते हैं और इसी को हम जाकर के मो भी बोल देते हैं, MH उल्टा, ओहम का उल्टा कर दिया MHO, OHM, उसके हिसाब से आप। और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो होता है 1 बाई रो इक्वल टू सिग्मा होता है, कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की डायमेंशन यूनिट बता दिया आपको, ये क्या होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ओहम इनवर्स, क्या होते हैं, ओहम, ओहम मीटर होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का नहीं, ये उल्टा, ये इसके लिख दिया हमने, ओह सॉरी, ये यहाँ पर गलती, रेजिस्टेंस खाली ओहम इनवर्स ही होगा, दैट इज इक्वल्स टू OHM और OHM या साइमन, ध्यान रखना आपने उल्टा लिख दिया, रेजिस्टेंस यहाँ खाली रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी में आया ओहम मीटर, क्या हो जाएगा, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो उसके जो लिखे वो इसके होंगे, साइमन मीटर इनवर्स एंड मोह मीटर इनवर्स या ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये किसके थे, कंडक्टिविटी के, मैंने वो गलत लिख दिया, थोड़ा ध्यान रखना उसका ना। तो S इज इक्वल्स टू ओहम इनवर्स, ये ओहम इनवर्स किसका है, कंडक्टेंस का, इसको मोह भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मोह। लेकिन यहाँ reciprocal of resistivity, a specific resistance is called conductance and reciprocal of resistance is called conductance। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इस तरह से आप इसको आगे कर सकते हैं। तो आगे आपको टू पैरेलल, एक और क्वेश्चन देखें, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर बिकॉज
ये कहता है कि देखो, हमने कहा था कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से क्वेश्चन है। और हमने कहा था कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्या, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक क्या करता है कि किसी कंडक्टर में करंट होता है तो करंट क्या करता है, उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके चारों तरफ क्या बनाती है, क्लोज लूप्स बनाती है। क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। अगर आपके कंडक्टर ऐसे कंडक्टर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, इसका लगातार चेंज करती रहती है। यहाँ डायरेक्शन ये है, यहाँ डायरेक्शन ई है, यहाँ डायरेक्शन ई है, लगातार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करती रहती है। कभी इनटू द प्लेन, पॉइंट अगर कंडक्टर के राइट में है तो इनटू द प्लेन, अगर लेफ्ट में है तो आउटवर्ड। परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड या डायरेक्टेड इनवर्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से डिसाइड की जाती है। ओके, तो इस तरह से तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें। तो आपने क्या कि जब आप कोई कंडक्टर था, दो पैरेलल कंडक्टर हैं, उनमें करंट अगर सेम डायरेक्शन में होगा, करंट इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, दिस इज कंडक्टर ए, दिस इज कंडक्टर बी, दे आर हेल्ड डी मीटर अपार्ट। तो आपको पता है कि ये करंट करी कंडक्टर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, दैट इज इक्वल्स टू इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, F2 एंड F1। और जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, फोर्स अपॉन लेंथ, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई डी होती है। दिस इज द फोर्स। क्वेश्चन पूछ सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, और कितनी फोर्स है वो, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी उसका, जो दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर की फोर्स है वो, तो या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों अट्रैक्ट। लेकिन अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो ये क्या करेंगे? रिपेल करते हैं। दैट्स वाई अगर हम सोलेनॉइड में जब करंट पास करते हैं, सोलेनॉइड एक्सपैंड करेगा या कंप्रेस करेगा? क्यों करेगा? इसका मतलब है कि जब दो कंडक्टर में एक क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अ करंट इज मेंटेन्ड बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है, देन वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोजिट भी हो तो क्या कर, तब भी वो क्या कर रहे हैं? या तो अट्रैक्ट, इसमें रिपेल कर रहे हैं, इसमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि उस अट्रैक्शन और रिपल्सन का कारण क्या है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द व्हेन द when current is maintained between two parallel conductors either in the same direction or opposite direction, either the conductor will attract each other or they will repel each other. The cause of attraction and repulsion, attractive force and repulsive force is क्या था? दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। क्या कर रहे हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स इज द रीजन बिहाइंड। व्हाट इज, क्या रीजन है उसका? मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। जो मैग्नेटिक फोर्स होगी दोनों के बीच में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। इसलिए मैंने सोलेनॉइड का करंट पास करता, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो कंप्रेस होता है, वो एक्सपैंड नहीं करेगा, कंप्रेस करेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको ये बता सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी कह रहा है कि दूसरा छोटा सा क्वेश्चन पूछे कि भैया आप कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इफ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q enters with velocity v in a magnetic field of strength b में एंटर कर रहा है, and experiencing a magnetic force that is equals to q v cross b. This is the magnetic force experienced by the charge particle when enters into magnetic field. तीन चीजें सामने आ रही है। इसका मतलब है कि अगर v जीरो है, इसका मतलब स्टेशनरी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती, ये कोई फोर्स नहीं लगाती। और अगर चार्ज पार्टिकल क्योंकि किस प्लेन में b और v लाई कर रहे हैं, फोर्स उसके परपेंडिकुलर होगी। अगर b और v इस प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड में लाई कर रहे हैं तो क्या होगा जी? जो फोर्स होगी और जो v और b के क्या होगी जी? परपेंडिकुलर होगी। ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो एक तो
स्टेशनरी चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाता, और मैक्सिमम फोर्स होगी दैट इज इक्वल्स टू क्यू बी बी, और ये कब होगी जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब है कि जब बी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो मैक्सिमम फोर्स लगती है। और जब मैक्सिमम फोर्स लगी हो तो उसका पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ होता है। कैसा होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को नहीं बढ़ाती लेकिन उसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करती है। कब करती है? जब 90, और जब 180 और 0 डिग्री से पैरेलल एंटर करे तो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। अदर देन 0, 180, 90 तो हेलिकल पाथ होता है। दिस इज द पाथ। तो हेलिकल पाथ होता है, अलग अलग तरह के पाथ हो सकते हैं। तो क्वेश्चन यही था। देखो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है जो मैंने डिस्कस की। तो किस तरह से आपके पास, लेकिन लेकिन वेलोसिटी को नहीं बढ़ाता तो कहता है कि वेलोसिटी को क्या होगा उसका, हाँ, एक रेडियस उसका जब उसको फोर्स लगेगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसको सर्कल में घुमाना है, कांस्टेंट रेडियस का सर्कल में घुमाना शुरू कर देगी उसको। दैट इज इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि क्यू वी वी इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, बिकॉज ये क्या थी, मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स का काम है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना। या और क्या करते, जब अब b को b से काट लिया तो क्या बनेगा, वी कैन फाइंड आउट क्यू बी आर इज इक्वल्स टू एम एम वी। v बढ़ेगी तो r भी बढ़ेगा, लेकिन v नहीं बढ़ेगी तो r नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को बढ़ाने का काम है। मैग्नेटिक फील्ड नाइदर इंक्रीजेस द वेलोसिटी नॉर डिक्रीजेस द वेलोसिटी बट टेंड्स टू मूव द चार्ज पार्टिकल विद सेम वेलोसिटी इन ए सर्कुलर पाथ। में घुमाने का काम करती है, यह हेलिकल पाथ में ले जाने का काम करती है। वो डिपेंड करता है कि कितने एंगल से एंटर कर रही है। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम है कि वो, इसका आर कांस्टेंट होगा तो वी वी कांस्टेंट। इसका यहाँ पे क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ही है तो वी कांस्टेंट होगा तो आर भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब उसका रेडियस नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, लेकिन कब बढ़ेगा, वी आर वी बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। इसका मतलब कि जब हम ऑल्टरनेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो दो फोर्सेज एक्ट करती है, मैग्नेटिक फोर्स भी करती है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ानी है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में बैठना पड़ेगा और उसको, ठीक है जी, और अगर उसको सर्कुलर पाथ देना है तो मैग्नेटिक फील्ड लगाना। इसलिए हम दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन ऑल्टरनेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, उसको हम लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड, उसको हम लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। एंड दैट इज एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज प्लस साइन, और ये लाइक दैट। दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स के नाम से जानते हैं इसको। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये कहते हैं कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल आर डबल देन व्हाट विल हैपन टू इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये ईएमआई का क्वेश्चन है, और ईएमआई में हमने कहा कि जो फ्लक्स होता है, देखो जो फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है। इस पे डिपेंड करती है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स, दो चीजों पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी विद एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाती है, और फ्लक्स रेट चेंज बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाएगी। और लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट। इसका मतलब क्या है कि अगर फ्लक्स इस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है दैट इज इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसकी डायरेक्शन यहाँ अपोजिट होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी चीज को अपोज करती है जो उसको पैदा कर रहा है, और पैदा कौन कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, ग्रेटर इज द rate of change of magnetic flux in the coil, greater is the magnitude of induced produced in the, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो तो फिर इंड्यूस्ड बढ़ जाती है। तो लेकिन जो सेल्फ इंडक्टेंस, ये तो आपके पास था फाई,
क्या फाई आई पे डिपेंड करती है और एप्सिलॉन फाई पे डिपेंड करती है, और ये रिलेशन बनता है उनके बीच में। लेकिन जो हमने कहा कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सेल्फ इंडक्टेंस की, तो फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, और फाई जी को एन बी ए भी तो होता है। ये दो फॉर्मूले हैं फ्लक्स के, एक ई एम आई से और एक आपके डायरेक्ट आपने मैग्नेटिक फ्लक्स का है एन फाई बी एन वी ए। इन दोनों को बराबर कर दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे, एल आई इज इक्वल टू एन बी ए लिख लिया। लेकिन जो एन होता है दैट इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाई एल के बराबर होता है ना। स्मॉल जो स्मॉल एन इज कैपिटल एन डिवाइड बाई एल, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम ये बढ़ा दिए जाएं, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिए जाएं तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल होता है। ये फॉर्मूला, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने एल प्राइम कर लिया, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, बाकी तो नहीं बदला, एन प्राइम स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। लेकिन क्या दे रखा है, एन प्राइम इज इक्वल टू 2n कर दिया जाए, तो एल प्राइम इज इक्वल टू म्यू नॉट 2n का स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल, तो एल प्राइम इज इक्वल टू 4 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल, लेकिन दैट इज इक्वल टू 4l। इसका मतलब है कि सेल्फ इंडक्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल विल बिकम 4 टाइम्स if the number of turns, because जो सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स। आपको 2-3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट इन ए सोलेनॉइड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स। ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है एन बी ए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड। ये जो बी है, बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, और फाई इज इक्वल टू एल आई ई एम एफ से, और बी की वैल्यू हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू, जो बी होता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। क्या होता है जी, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तब जाके आंसर। तो दैट्स वाई मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को, क्योंकि देखो कि हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को उठाना है तो आपकी रीजनिंग इतनी सॉलिड होनी चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए अलग अलग चैप्टर से एक दो क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ये कोई पेपर है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आप ये देखें कि किस तरह से आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है जी, आप ये कहते हैं कि इन ए सर्किट, ये कहते हैं कि जो हमारे घरों में जो एसी मेन होती है, एसी में जिसको हम हाउस होल्ड सप्लाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड हाउस होल्ड सप्लाई भी बोलते हैं इसको, वो होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई टू ना। और जो ये 220 होती है ये वर्चुअल वैल्यू होती है वोल्टेज की, दैट इज VRMS बोलेंगे इसको, है ना, और इसको V इफेक्टिव भी बोल देते हैं, दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट। इसका मतलब 220 वोल्ट वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है, ये बताता है कि व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ इट, पीक वैल्यू, क्योंकि हमारे घरों में एसी क्या करती है, ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज होती है ऐसे लाइक दैट, और वो फ्लक्चुएट करती है, इसका वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन करता है, उसको बोलते हैं ई नॉट या वी नॉट। वोल्टेज को वी कैन रिप्रेजेंट वोल्टेज बाय ई वी, ई या वी से दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। अब आपने किससे करना है वो डिपेंड करता है। पीक वैल्यू को मैंने बोल दिया आइदर राइट इट वी नॉट और यू कैन राइट ई नॉट। लेकिन हमें पता है कि जो वर्चुअल वैल्यू होती है, जो आई ई वी होती है या VRMS होती है, दैट इज इक्वल टू आई नॉट वाई अंडर रूट 2 होता है जी। इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्चुअल वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन है कि डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन वर्चुअल वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो वर्चुअल वैल्यू इज अंडर रूट टाइम्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ करंट, 1 by अंडर रूट टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पीक वैल्यू वोल्टेज की लिखनी पड़ेगी, बिकॉज वोल्टेज की बात तो वोल्टेज लिखेंगे ई नॉट बाय रूट 2। लेकिन आपको क्या निकालनी है, ई नॉट निकालनी है, आपको दी क्या रखी है ईवी, तो क्या करेंगे, इसका मतलब देयरफॉर ई नॉट या वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स 220 वोल्ट।
तो दैट इज इक्वल टू, जब भी हम अब सॉल्व करने नहीं बैठना, जब भी हम 220 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 311.02 वोल्ट, और दैट इज अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट ही होता है। ध्यान रखना आपने। इसका मतलब कि हमारे घरों में जो 220 वोल्ट वोल्टेज आती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, पीक का मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू 311 होती है उसकी। और सॉल्व करके आपको बता दिया कैसे। अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, याद हमें रह जाता है। लेकिन ना रहे तो हाउ टू सॉल्व, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है देन यू हैव टू प्रूव इट। अब आपको क्वेश्चन होता है, दोनों क्वेश्चन है कि फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई, और AC main is 220 volt 50 hertz. What it is, find its peak value. तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा के निकलेगा, और दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड। इस फॉर्मूले को यूज करके उसकी वैल्यू निकलेगी। दिस इज, इस तरह से आपने एक और छोटा सा अगले वीडियो में और बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।